क्या तबीयत पानी? कैसा तबीयत पानी बच्चा? सबके बढ़िया हाल चाल? चलो, ओके ओके। अच्छा, तुम्हें 1 मिनट का समय चाहिए और 1 मिनट में क्या कर लेगा? बोलता है 1 मिनट का समय चाहिए। 1 मिनट में क्या कर लेगा तू? बोल। हाँ, फॉर्मूला रिवाइज करेगा। अच्छा, गुड। बोतल भरना है सर, एक बोतल भरना है। ओके। पानी भरना है। ओके। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास। कब खुलेगा कोटा? बहुत बड़ा सवाल जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। पिछले 4-5 महीनों से सवाल चलता हुआ आ रहा है, कब खुलेगा कोटा? एक दिन खुलेगा, इंतजार करो। चल, पढ़ाई करते हैं बच्चा। देख, तो हम लोग बेटा क्वेश्चन ही कर रहे थे बेटा। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस कर रहे थे। चलो कुछ और क्वेश्चन करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन कुछ और किया जाए। देख बच्चा, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि एक मान बच्चा स्क्वायर प्लेट, एक मान ले स्क्वायर प्लेट है बेटा, है ना। इस स्क्वायर प्लेट का यूनिफॉर्म प्लेट, इसका मास m और साइड लेंथ a। इसका मास m बेटा और साइड लेंथ हमारा a है ना। अब देख बच्चा, इसमें एक एक्सिस ऐसे लिया, ठीक है ना। इसको मैंने बोल दिया एक्सिस 1, ठीक है ना। चाहे छोड़ो, लिख दे रहा हूं। सवाल है बेटा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट, है ना बेटा। इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ठीक है। अबाउट अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। सबसे पहला सवाल है बेटा, बाइसेक्टर ऑफ टू पैरेलल साइड्स, है ना बेटा। जो आमने सामने के जो दो साइड्स हैं बेटा, उन दोनों साइड का बाइसेक्टर, ठीक है। नंबर बी है बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन से परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। एंड पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास करता हुआ और प्लेन से परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चा। सी देखो, सी हमारा है कि परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर, किसी एक कोने से पास करता हुआ। नंबर डी कहता है बेटा कि, नंबर डी हमारा कहता है कि एज डायगोनल, जो डायगोनल हमारा होगा बेटा उसको। नंबर ई कहता है बेटा एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर से पास करना चाहिए, है ना बेटा, और किसी किनारे से थीटा एंगल पे हो, ठीक है बच्चा। क्या है? इन द प्लेन, प्लेन में है बच्चा। एंड इन द प्लेन एंड एट इन द प्लेन के बाद पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास कर रहा है बेटा, ठीक है। एंड एट एंगल थीटा विथ वन ऑफ द साइड, ठीक है बेटा। किसी साइड से एंगल थीटा बना रहा है। चलो करते जाओ बच्चा। रुको नहीं, करते जाओ। नागर साहब बोलिए।
सर आप कल पढ़ाए थे कि फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम फॉर अ कंप्लीट बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट। तो सर हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मास पे डिपेंड करता है तो हम हाँ कोई भी डिस्क ले लिए मान लीजिए, हाँ उसका अगर आधा करेंगे या 1/6 करेंगे तो मास तो घट रहा बेटा, है। तो मास नहीं घट रहा है रे। मैंने कहा फॉर्मूला, जैसे कि मान लो एक रॉड हो 2 किलोग्राम का या 5 किलोग्राम का, दोनों का मास तो अलग ना है बेटा, बोल। दोनों का मास। है ना? दोनों का मास डिफरेंट हुआ ना बेटा, एक 2 किलोग्राम का रॉड, एक यस पांच सर। किलोग्राम का रॉड। लेकिन बेटा यस सर। फॉर्मूला सेम ही नहीं यूज करोगे। यस सर। अब बात समझ में आई, फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके सर। ओके सर, ओ समझ। करो बच्चों करो। करते जाओ। आलोक शुक्ला, डी में लिखा है एस डायगोनल, डायगोनल होना चाहिए डी वाले में। हर्षित का आया, नयन के 3 हो गए, मनीष का भी आंसर आया, कौशिक का आंसर आया, प्रशांत मिश्रा के सारे हो गए। लेकिन सही या गलत खुद चेक करो बच्चा तुम। अवनी का भी हुआ कुछ, मुकेश, हर्ष शुक्ला, सलोनी, श्रेया, लोकेश, आशय, अभय, प्रखर, गौतम, आयुष, रौनक। साइड इज ए बेटा, मास एम साइड ए। रोनी का भी हो गया सब, संयम का भी हो गया, मास मानस, निखिल, यासिका, एबीडी, साहिल, विवान, तनिष्क, उत्कर्ष। आज के लिए उत्कर्ष नाम बहुत कॉमन हो गया है, हर बच्चा में रहता है, हर बैच में रहता है। कुमार संभव का भी हो गया, मनीष सिंह का हो गया, भरत का हो गया, अनुराग का एक नहीं हो पाया, राघव के सारे हो गए। चलो मैं करता हूं बच्चा, आंसर मैच करना। देखो तो बच्चा, सबसे पहला सवाल क्या है बेटा, बाइसेक्टर ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यही हो गया ना? ठीक है, तो इस पे तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इसका तो कॉन्सेप्ट तुम सीख चुके हो, है ना बेटा? क्या सीखे हो कॉन्सेप्ट, बोलो। कि अगर ऐसे प्लेट का निकालना हो बेटा, या एक ऐसे रॉड का, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है ना बेटा, बोलो। इस रॉड का फॉर्मूला और इस प्लेट का फॉर्मूला सेम, कितना हो जाएगा बच्चा? आई बराबर ma² / 12। बी की बात करो, बी कहता है बेटा परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। इसका मतलब सेंटर से प्लेन पास करता हुआ बेटा और प्लेन से परपेंडिकुलर, ऐसा ना हो जाएगा बेटा, बोल। ऐसा हो जाएगा ना? ठीक है, तो देख बेटा, ऐसे मान लेंगे हम लोग x, है ना बेटा, और ऐसे मान लेंगे हम लोग y। ठीक है, तो देख लो ना बेटा, x और y दोनों हमारा बिल्कुल एक जैसा है ना बेटा, x और y दोनों हमारा एक जैसा है, तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई, है ना बेटा, वो कितना, ma²/12, है ना बेटा? अब इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना? सवाल में पूछा गया कौन सा बच्चा, आई जेड, प्लेन से परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेटा, ये आई एक्स प्लस आई वाई, ये आ जाएगा बेटा ma²/6। ठीक है ना? अब आया जाए बेटा सी में, तो देखो सी में कहता है परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर। तो देखो बेटा, प्लेन से परपेंडिकुलर और यहां से पास करता हुआ, तो देखो बच्चा ऐसे ना हो जाएगा एक्सिस, है ना? तो देखो बेटा, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस है ना पैरेलल, देखो, है ना पैरेलल, है ना? और देखो बच्चा, ये वाला एक्सिस सेंटर से भी पास कर रहा है ना, तो फायदा है ना इसका, इसको इस्तेमाल कर लो। क्या लिख दोगे, आई इक्वल टू ICM प्लस mx², है ना बेटा?
तो हो जाएगा ICM कितना बच्चा, तो ये ma²/6 है ना बेटा, ma²/6 इन हो गया ICM, प्लेन से परपेंडिकुलर है ना बेटा। और दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √2a, ये दूरी बेटा √2a, तो हो जाएगा √2 ma², बोलो बेटा एक मिनट, ये हो जाएगा m इंटू a/√2 होगा बेटा, a/√2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो आंसर तेरा आ जाएगा 2/3 ma², इसका हो जाएगा बेटा आंसर, है ना। अब चलो डी वाले पार्ट में, तो देखो तो बच्चा अभी जो हमारा है ना, ये है बच्चा x और ये है y, और देखो बेटा यही हमारा है ना IZ, जब ऐसे घूमेगा तो हम बोलेंगे IZ, है ना। ध्यान देना बच्चों, देखो तो अगर मैं ऐसा मान लूं बेटा, नया एक्सिस x' और ऐसे मान लूं बेटा y', तो बोलो तो x' और y' दोनों है ना बेटा एक जैसे, है ना, ठीक है। तो बोल सकते हो ना, बोलो क्या कि IX' प्लस IY' इक्वल टू IZ, बोलो बच्चा, होगा, होगा बच्चा। और देखो दोनों एक्सिस का फॉर्मूला बराबर ही ना होगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा 2IX', और ये हो गया बेटा ma²/12/6, है ना। इसका मतलब IX' बराबर ma²/12, बोलो बेटा, आई बात समझ में, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो लास्ट वाला पार्ट कहता है बेटा ई वाले पार्ट में कहता है बेटा कि ऐसा मानना है एक्सिस इस वाले का निकालना है। तो देखो बच्चा ई वाला पार्ट के लिए, ई वाला पार्ट में हमसे कहा गया कि सेंटर से पास करता हुआ और साइड से एंगल बनेगा थीटा, तो इसको मैंने मान लिया बेटा x1, है ना। अब सोचो अगर इसके तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बेटा, है ना, तो पहचानो कि ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, बोल बेटा, बोल सकते हो ऐसा, है ना। अब देख बच्चा यहां से भी जेड एक्सिस ऐसे ही ना पास करेगा, यहां से भी जेड बेटा वैसे ही ना पास करेगा, तो फिर कर देना IX1 और प्लस IY1 इक्वल टू IZ, बोलते बच्चा, अच्छे देख लो, बोल बेटा x1 और y1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही ना होगा बेटा, दोनों है ना एक जैसे, तो इसको बन जाएगा 2IX1, तो 2IX1 इक्वल टू ma²/6, इसका मतलब बच्चा x1 बराबर ma²/12, बोल बेटा, आई बात समझ में, है ना। तो क्या सीखा हमने अभी कि स्क्वायर के सेंटर से पास करता हुआ चाहे कोई भी एक्सिस हो, इसके प्लेन में हो, है ना बेटा, तो हर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होता है, ma²/12 होता है, ठीक है बच्चा। सी वाला नहीं आया शिवा को, चलो शिवा हैंड रेज कर, शिवा हैंड रेज करो, नहीं करोगे तो नहीं बताऊंगा, जाओ। अच्छा नो माइक नहीं है, तो बिना माइक के कैसे बैठ जाता हो तुम लोग रे, टीवी में देखता है क्या शिवा, तुम टीवी में देख रहा है क्या, बोल तो शिवा, तू टीवी में देख रहा है, नहीं कंप्यूटर में देख रहा है, अच्छा कंप्यूटर पे होगा तो पीसी में माइक लगाओ, पीसी में माइक लगा लो, मोबाइल से कनेक्ट कर लो। अरे पगले मैं भी तो पीसी से ही क्लास लेता हूँ जैसे मैंने कर रखा है तू भी कर ले वैसे ही सतनु लिखा है कि डीडी नेशनल पे देख रहा है सतनु लिखा है कि डीडी नेशनल पे देख रहा है चलो देखो बेटा, सुन, देख डी में हमारा क्या है बच्चा कि कहा सी में डाउट था उसको, देखो बच्चा सी में हमारा क्या है बेटा कि देख सी में हमारा ऐसा है बेटा, देख ये वाला हमारा एक्स हो गया IZ, ये वाला हो गया बेटा हमारा IZ, ये वाला निकाल लिया हम लोगों ने ma²/6, और सी में पूछा है बच्चा ये वाला, देखो
तो देखो दोनों एक्स है ना बेटा पैरेलल, दोनों एक्सिस है ना बेटा पैरेलल, तो हमने इस्तेमाल कर लिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना बेटा, उससे काम हो गया हमारा। ठीक है, डी वाले में डाउट इसका देखो बेटा, डी वाले के लिए, डी में देख बच्चा ये हमारा ए स्क्वायर है ना, तो देखो बेटा ऐसे मैंने एक्स मान लिया, ऐसे मैंने वाई मान लिया, तो ये होगा ना बेटा 90 डिग्री। स्क्वायर के दोनों डायगोनल होते हैं ना बेटा परपेंडिकुलर, बोलो स्क्वायर के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं ना बेटा, तो ये हमारा एक्स हो गया बेटा और ये वाई हो गया, तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू फिर से हो जाएगा बेटा आई जेड, है ना, और दोनों बराबर होगा बेटा। ठीक है शिवा बेटा, ए√2 तो यहां से यहां पूरा होगा बेटा ना, ए√2 तो पूरा होगा, आधे की ना बात करनी हम लोग को है, तो ए√2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, विशेष बोलो। नो डाउट। नो डाउट। राहुल। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे इस चैप्टर का फील नहीं आ रहा है सर, क्या करूं इसके लिए? इस चैप्टर का फील नहीं आ रहा है सर मतलब दिक्कत आप क्या हो पढ़ा रही रहे है? हैं तो वो सब दिक्कत अच्छा हो समझ रही है में कि यार, कैसे कैसे आप हाँ क्लासेस तो बोलो रेगुलर बोलो। कर रहा हूँ, हाँ 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 क्लासेस रेगुलर कर रहा हूँ, सब कुछ सही है सर, लेकिन चैप्टर का फील नहीं आ रहा है कि कैसे इसमें हो क्या रहा है, मतलब उतना मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, सब कुछ समझ आते इसके हुए पहले भी क्या चैप्टर मिस किया है क्या, इसके पहले के चैप्टर वगैरह में? नहीं। सेंटर ऑफ मास का तो ठीक है, कॉन्सेप्ट याद है सर। तो बेटा हालांकि अभी तो कुछ पीछे वाला कॉन्सेप्ट तो यूज ही नहीं किया हम लोगों ने, अभी सारा डायग्राम जो है बच्चा, है ना, सर ये सब तो हमारा बेटा, ये आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इज इक्वल टू आई जेड बराबर क्यों कर दे रहे हैं सर? अच्छा ये देखो तो बच्चा, वहीं पर ये वहीं पे देखो बराबर क्यों कर रहे हैं? देखो ना, एक्स ये है ना बेटा एक्स एक्सिस, हाँ और ये सर, मैंने इसको मान मान, लिया वाई, वाई मान ठीक लिया, है सर, ठीक है और ठीक है, देखो बच्चा ये जेड हो गया। ठीक सर। अब बोलो तो क्या इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते? हाँ सर बोलो, कर सकते हैं, हाँ तो सर क्या कर हुआ, सकते हैं। एक्स एक्स और वाई घूम रहा है देखो, हाँ लेकिन जेड घुमा क्या, अच्छा, जेड नहीं बढ़ा, जेड नहीं हुआ कुछ, जेड को कुछ नहीं हुआ। है ना, तो हम एक्स हाँ वाई सर, कैसे भी मान सकते हैं ना, बोलो, हाँ सर, एक्स वाई कैसे है भी ना, मान अब हाँ एक्स हाँ। वाई कैसे भी मान सकते हैं ये सोच करके कि क्या मान करके हमें फायदा अच्छा है ना तो बेटा, सर, हाँ जैसे कि यहाँ देखो मुझे इसके बारे में और इसके बारे में था पता फार्मूला, तो मैंने हाँ, ऐसे एक्स माना, ऐसे वाई माना, ऐसे जेड मान लिया, अच्छा अच्छा समझ गए। अब अगले अच्छा, सवाल में मुझे, इस सवाल में मुझे ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, हाँ ये वाला पूछा गया, तो मुझे दिखा कि जैसा ये होगा वैसे ये भी तो होगा, हाँ सर, स्क्वायर में है। और दोनों में एंगल 90 डिग्री है ना बेटा, तो हाँ ये भी सर, तो एक्स वाई हो सकता है एक्सिस, बोलो। हाँ सर हो सकता है, लेकिन हाँ वो हमें हमें निकालना है ना वो चीज, जी, बात समझे ना, हमें वो चीज निकालनी है, तो अगर वो भी तो हो सकता है एक्स वाई, तो उसके मैंने मान लिया एक्स वाई, अब मुझे पता है कि जेड निकाल चुके हैं हम लोग। अच्छा सर, वो आप सर वो कैसे ले रहे थे सर, कि मतलब बीच में जैसे आप क्वेश्चन नंबर बी में जो आप लिए थे ना, अभी आप बताने टाइम जो कुछ बता रहे थे ना, वो एक बार बता दीजिए हाँ तो। आई एक्स बराबर आई वाई, नहीं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वाला सर, बी में जो लगाए थे आप। बी में तो ये लगाया बेटा कि जो ब्लैक से मैंने लिखा है ना एक्स वाई एक्सिस, जी, ब्लैक लाइन से लिखा है एक्स ऊपर वाई। हाँ हाँ, सबसे पहले बताओ ए वाला, ए समझ में आया तुमको, ए वाला? ये वाला तो सर डायरेक्ट ये है, फॉर्मूला है ना। ठीक है बिल्कुल सही बात। अच्छा अब बी में देखो, बी समझते हो कि बी का ए से कोई संबंध है, बात समझ में आ रही है? बी का ए में जो मैं लिखा है बेटा, वो एक्चुअली आई एक्स और आई वाई तो है, हाँ सर, बोलो, दोनों साइड का जो बाइसेक्टर है वो यही ना है बेटा, हाँ सर, और इस दोनों साइड का बाइसेक्टर यही ना है, बोलो। हाँ वो फर्स्ट में। हाँ तो जो ए का है वही तो लिखा मैंने, आई एक्स और आई वाई सेम देखो, अच्छा
है ना। फिर मैंने जी सर। कहा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसलिए कि मुझे ये निकालना है हाँ है ना। तो ये x हो गया, हाँ ये सर y हो ये, गया। हाँ सर ये डायरेक्शन जो आप थंब वाला लेते हैं ना सर, वो हमको कंफ्यूजन हो जाता है, वो आप तो कैसे बेटा लेते हैं? ये सुनो सुनो सुनो, तो इसका सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपनी इमेजिनेशन पावर से है बेटा। ये 3 अच्छा अच्छा। डायमेंशन डायग्राम तो बोर्ड पे दिखा सकता नहीं मैं, असंभव। 3 डायमेंशन का डायग्राम जी जी। तो दिखाया नहीं जा सकता ना बेटा, और तुम्हें इमेजिन ही करना पड़ेगा चीजों को ना बेटा। बोल नो सर। हम्म खुद सोचो बेटा इसके ऊपर, खुद बस सोचोगे तो मजा आएगा उसको। तुमको। मयंक तुम बोलो। मा, No doubt, sir. मानस। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे फोर्थ और फिफ्थ में एक्सिस हम लोग ने चेंज कर दिया, फिर भी हम लोग का सेम आ रहा है। एक्सिस कौन कौन सा चेंज किया? सर फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में एक्सिस हाँ अलग बेटा, अलग है, फिर भी है। एक्स और वाई हमने चेंज किया ना बेटा, जेड चेंज तो नहीं हुआ ना। बोलो। यस सर। जेड तो हमारा वही है ना। देखो चेंज किया तभी तो मैंने लिखा, इसको एक्स वाई लिखा, इसको एक्स डैश वाई डैश लिखा, इसको एक्स वाई वन लिखा। चेंज किया तभी लिखा ना मैंने, लेकिन जेड तो हमारा सेम ही है बेटा, है ना। ओके सर, यस सर समझ गया। चल बच्चा इरेज कर रहा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है, एक क्यूब मान लो, एक क्यूब बेटा ऐसे, ये हमारा एक हॉलो क्यूब है, हॉलो क्यूब है, इसका मास m है और साइड लेंथ m है। मास m, साइड लेंथ a। सवाल पूछता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis, about an axis passing through center of mass and joining center of पैरेलल फेसेस। ठीक है बच्चा, जो फेसेस पैरेलल में है उनके सेंटर से पास करता हुआ। बनाओ बच्चा, दिमाग लगाओ। बनाओ बच्चों बनाओ। बनाते जाओ। क्वेश्चन लिखा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ पैरेलल फेसेस। हाँ बेटा, ए इसका साइड लेंथ है, ए साइड लेंथ है बच्चा, स्मॉल ए। अलग शुक्ला इनकम्प्लीट है बेटा, ठीक से बनाओ। हाँ सेंटर ऑफ मास देखो बच्चा, बिना सेंटर ऑफ मास में दिक्कत होगी। नहीं बेटा, ठीक से करो। एक बच्चे का सही आंसर आया अब तक।
हम्म। करो बच्चों करो, अच्छे से सोचो। पूरे क्यूब का मास अगर m है, अगर पूरे क्यूब का मास m है, तो फिर एक फेस का मास m तो नहीं होगा, एक फेस का मास कम होगा ना बच्चा। हम्म। चलो अब मैं करता हूं, देखो देखो बेटा, सीखो बच्चा इसको। मान ले बेटा, ये मेरा क्यूब, मान ले बच्चा ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक है। तो गौर करना बेटा, गौर करना। तो देखो बेटा, हमें एक्सिस कैसा मानना है, इसके सेंटर से पास करता हुआ और दोनों फेस ऊपर नीचे के सेंटर से गुजरता हुआ, ऐसा ना बेटा एक्सिस, बोलो ऐसा ना हमारा है बेटा एक्सिस, ठीक है। अब सुनना, बोलो बच्चा, अगर मैं कहूं कि इस वाले फेस को देखो, ठीक है, और इस वाले फेस को देखो, दिख रहा है बेटा, दोनों फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा बेटा, बोल। दोनों फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ना बेटा। ऊपर से जहां से पंखा टंगा हुआ है, तेरे घर में जहां पंखा टंगा होगा, है ना बेटा, उस पंखे की इस छत को देखो, और नीचे देखो बेटा जमीन को, है ना। और सोचो, पंखे के एक्सिस के बहुत पूरा कमरा घूम रहा है ना। तो ऊपर का फेस और नीचे का फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ना बेटा, बोलो। इसको मैंने मान लिया बेटा I1, इसको मैंने मान लिया I1, तो ये I1 होगा बेटा, ये भी I1 होगा। इसका मतलब I जो होगा, ये होगा 2I1 प्लस, बोलो बेटा I1 प्लस I1 2I1, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब जहां पंखे से लगा हुआ है डंडा, अब देखो वहां से चारों दीवार को देखो, चारों दीवारें बेटा एक जैसी है ना, चारों दीवारें बेटा एक जैसी है ना पूरी, बोलो ठीक। तो अगर बेटा मैं एक फेस की बात करूं, इस वाले फेस की बात करूं बेटा, है ना, और इस वाले फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया मैंने I2, तो 2I1 प्लस 4I2, बोलो बेटा होगा। अच्छा एक बच्चा लिखा है घर एक पंखा नहीं है सर, ऐसा कर ले जा मेरे घर में, मेरे घर से एक पंखा ले जा करके, ठीक है, सस्ता पड़ेगा तेरे को, दुकान से मत खरीदना, मेरे घर से ले जाना पंखा, ठीक है। बेचा कम से कम 20 बार लिख दिया है मेरे घर एक पंखा नहीं है सर, तो आ जा मेरे यहाँ से ले जा। चल ध्यान दे, अब इस वाले की बात कर बेटा, तो ये I2 अगर है ना, और ये I1 है बच्चा, तो चारों तरफ का हो गया 4I2, और ऊपर नीचे फेस का हो गया 2I1, है ना बेटा। तो पूरे सिस्टम में क्या हुआ, 2I1 प्लस 4I2, क्लियर। अब बता बेटा, पूरे क्यूब का मास m है, तो इस क्यूब में कितने होते हैं फेस, बोलो बेटा, क्यूब में कितने फेस, 6 फेस, बिल्कुल सही बात। तो बेटा एक फेस का मास कितना होगा, बोलो, एक फेस का मास कितना हो जाएगा बच्चा, m/6 होगा ना। अब सोचो, इसकी तुम बात करो, इस वाले की, ऊपर वाले की, इसकी बात करते हो बेटा, तो I1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ma²/6, बोलो बेटा। I1 के लिए ये वही ना हो गया, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट के ऊपर सेंटर से पास करता होगा, बोलो, स्क्वायर प्लेट के ऊपर सेंटर से पास करता हुआ। अभी तुम लोग कुछ देर पहले ही निकाले हो ना, पिछले सवाल में कितना आया था बेटा, वो था ना बेटा, मास था कितना m/6, तो इंटू a²/6, तो ये हो गया बच्चा ma²/36, बोलो बेटा होगा, समझ में आया, ठीक है। अब सोचो, अब देखना बेटा,
इस वाले की बात करता हूं मैं, इस वाले फेस की। अब इस वाले फेस पे आओ, बोलो बेटा, इस वाले फेस का सेंटर से पास करता हुआ, देखो तो बेटा, इस वाले फेस के सेंटर से पास करता हुआ ऐसा हमारा बेटा एक्सिस, बोलो ऐसा एक्सिस, बोलो बेटा, बोल सकते हो ना? तो देखो तो बेटा, ये वाला एक्सिस क्या होगा, याद करो, MA स्क्वायर बाई 12। ये रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन को देखो, रेड वाली लाइन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया MA स्क्वायर बाई 12 होगा बेटा, है ना? और अब यहां से यहां शिफ्ट कर लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर, इसका हो गया बेटा MA स्क्वायर बाई 12, तो M इंटू A स्क्वायर बाई 12 प्लस यहां से यहां शिफ्ट करो, तो हो जाएगा M इंटू A स्क्वायर, ये कितना डिस्टेंस, A/2 का स्क्वायर, बोलो बेटा, होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना बेटा? MA स्क्वायर बाई 12 प्लस MX स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा M A स्क्वायर बाई 18, होगा बच्चा, होगा बेटा MA स्क्वायर बाई 18, ठीक है? तो अब देखो बेटा, इसको और इसको वहां पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा, I बराबर 2I1, 2I1 हो गया बेटा MA स्क्वायर 2I1 प्लस 4I2, है ना बेटा? तो 2I1 हो गया MA स्क्वायर बाई 18 प्लस 4I2, 4I2 हो गया बेटा 4MA स्क्वायर बाई 18, इसका मतलब 5/18 MA स्क्वायर। ये किसी एक बच्चे का आंसर आया था, किसका आया था मुझे याद नहीं। अच्छा, पंखा है पर लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, खुद से पंखा घुमा ले। आलोक शुक्ला बोलो। हाँ सर, इसमें हम लोग ऐसा सोच सकते हैं ना कि सर एक स्क्वायर के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्यूब बन जाता है। बच्चा ये हॉलो क्यूब ना है, बोलो सर तो है ना? पेपर से जो मतलब क्यूब बना के हाँ हाँ, सुनना बच्चा, जो पेपर से क्यूब बनाएगा भाई ना, तो इमेजिन कर, जब यस पेपर सर। में क्यूब दबाएगा बेटा, है ना, तो बीच में तो फ्लैट रहेगा वो, लेकिन चारों तरफ किनारे किनारे मोटा हो जाएगा ना, यस सर। नहीं कर पा रहा इमेजिन? अपने कमरे को ही देख, अपने कमरे को ही देख, यूं सोचो बेटा कि ऊपर का छत और नीचे का बेस अगर दबा दिया जाए, तो चारों तरफ की दीवारें जो होंगी बेटा, दीवारों की ईंट की संख्या ज्यादा है ना, बोलो? यस सर। यस सर। तो बड़ा यहाँ मास बड़ा हो जाएगा ना साइड में, तो यूनिफॉर्म स्क्वायर नहीं बनेगा ना बेटा ये। यस सर। समझ में आ गई सर। बात? हाँ, अगर एक क्यूब हो बेटा, अगर होता सॉलिड क्यूब तो काम बन जाता। सौम्या, सर ये आपने I इक्वल्स टू 2I1 प्लस 4I2 क्यों करा? बेटा ऊपर का देखो I1, नीचे का देखो I1, दोनों एक जैसा है बेटा। यस सर। तो अगर ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लिया मैंने, तो ऊपर वाला और नीचे वाला मिला करके हो जाएगा 2I1। नहीं सर, वो I के इक्वल्स टू क्यों रखा? हमें क्या निकालना है? I। I क्या है? पूरे क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना बेटा? बोल। यस सर। मैंने कहा इस क्यूब में जो सरफेसेस हैं वो 6 सरफेस हैं, यस सर। ठीक? तो मैंने कहा एक एक फेस का निकालो, ठीक है? तो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस है ना एक जैसा, यस सर। तो एक का I1 तो दोनों का 2I1। सर ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा, क्यों नहीं कर सकते ऐड? जब तुम इंटीग्रेट कर सकते हो तो ऐड ही कर सकते हो बेटा, है ना? ओके सर। इंटीग्रेशन भी तो एडिशन होता है बच्चा। यस सर। शिवम, सर आपने I1 में a स्क्वायर, सर a/2 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिया सर? फिर से बताना, I1 में सर a/2 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिया सर? I1 किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? सर अपर साइड का सर, अपर फेस का, है ना? अपर फेस किस आकार का है? सर स्क्वायर। स्क्वायर। इसका कितना मास है बच्चा? सर m/6। इसका कितना साइड लेंथ है बच्चा, बोलो? सर a। ए।
और इसके बोर्ड निकालना, ऐसे नहीं घूम रहा ना, बोलो ये। यस सर। तो पिछले सवाल में जो किया था उसने मास m लिया था ना। यस सर। अगर ये m होगा तो इसका कितना आया था, ऐसे घूमने वाले का कितना आया था वैल्यू, सर क्या आया था बेटा, यस सर। ये आया था ना। तो पहले वाले में और इस स्क्वायर में क्या अंतर है, जो मास m था उसकी जगह पे m/6 है ना। यस सर। लेकिन क्या साइड की लंबाई आधी है बेटा, नहीं सर। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, नहीं करना चाहिए ना सिद्धार्थ। सर ये सर हमने हाँ इस बोलो। क्वेश्चन सर जो I2 निकाला है हमने सर इस क्वेश्चन में, हाँ सर हम इसे सर आपने एक बार बताया था सर, जैसे कि कोई सर एक्सिस है उससे सर कोई रॉड है तो सर उसके डिस्टेंस जो होगा उसका mr² वही सर उसका mr² वो यहाँ होगा। देखो ये फेस दिख रहा है बेटा, ये फेस यस सर। ऐसा फेस है ना। यस सर। ये साइड कितना है बच्चा a, यस सर। और ये भी है ना। और देख Yes, बच्चा एक्सिस कहाँ है, एक्सिस यहाँ है। यस सर। अब so जब क्यूब घूमेगा बेटा, जब क्यूब घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, बोलो ये यस सर। घूमेगा ना, बोलो यस सर। है ना बेटा। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट पे यस सर। होगा। तो बोलो Yes, बेटा sir. अगर मैं ऐसे इसको घुमाऊं, अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12। यस सर। और ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ना, बोलो। यस सर। तो अब बोलो यहां से लेकर के अगर यहाँ चला जाऊं मैं तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये a/2। सर मैं सर ये तो समझ आ गया सर, मैं बट ये पूछ रहा था सर, हाँ। जैसे इसे सर जो साइड वाला वो है सर, ये साइड I2 की सर इसे हम एक रॉड की तरह मान के सर ऐसे नहीं कर सकते सर, जैसे इस एक्सिस के अराउंड एक रॉड घूम रही है सर इसको एक mr²। ऐसे रॉड मान सकते हैं, ऐसे दबा करके। सर नो सर हाँ वैसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर फिर उससे ठीक। आंसर सेम आएगा। एकदम सेम आएगा बच्चा, वही तो लिखा है देखो, ml²/12 वही ना फॉर्मूला है, ml²/12 फॉर्मूला वही ना है ये। यस सर। ओके सर। राहुल हेलो सर। बोलो। सर अब बस 2 महीना बचा सर, कोटा कब आएगा सर, मिलेगा सर? अबे कोटा कोई तीर्थ स्थान है क्या, कोटा कोई तीर्थ स्थान है? बस 2 ही महीना बच रहा है सर, बस मैं 2 पूछ ही रहा हूँ महीना कोटा क्या कोई तीर्थ का स्थान है बच्चा, बोलो। नहीं सर, वैसा बात नहीं अच्छा है। बताओ, अच्छा इस साल कितने बच्चे कोटा के पढ़े हैं? कहाँ, कैची में सर? ऐसे ही कोटा आकर के इस साल तुम्हारे साथ वाले कितने बच्चे आगे पढ़े हैं, 11th के बच्चे? कोई नहीं। कोई नहीं पढ़ा, तो फिर तो अगले साल कोई आईटी नहीं। में किसी का नहीं होगा, नहीं 2022 सर, में वैसे आईटी में किसी का नहीं नहीं होगा सर, ना। वो नहीं सर, वो इंटेंशन से नहीं बोल रहा है। भाई ये सब 2 सोचते महीने क्यों हो, मेरा कहने का मतलब ये सब क्यों सोचते हो, हमेशा अपनी परिस्थितियों में कमी क्यों देखते हो? मत देखो, ये विनर के लक्षण नहीं है, ये लक्षण लूजर के हैं बेटा। बाबा कहता हूं मैं, जो इंसान हमेशा अपने आप को परिस्थितियों से कमजोर समझता है वो लूजर होता है। तो सर हाँ? कैसे सर उसको ओवरकम करना है? तो भाई ये तुम्हारे ऊपर है, हमेशा अपने आप को बड़ा मानो, मानो कि तुम परिस्थितियों से बड़े हो। परिस्थितियां तुम्हें परेशान कर सकती हैं, तुम्हें हरा नहीं सकती, है ना। नहीं सर। किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, 2 लोग आ गए बात करने लगे, तो क्या हुआ, परिस्थितियां तुम्हें परेशान कर रही हैं, ठीक। तुम वहां से उठे किसी और कमरे में चले गए, किसी और कमरे में नहीं चले, घर में छत होगा, छत पे जाके पढ़ना शुरू कर दिए, है ना बेटा। ये क्या हुआ, परिस्थितियों से अपने आप को निकाल देना। अभी गांव घर में रहते होगे, चले गए आंगन में, चले गए कहीं गार्डन में बैठ के पढ़ना शुरू कर दिए, ये हुआ परिस्थितियों से ऊपर उठना। जब तो सर तक एक परिस्थितियों की, हाँ बोलो जी बोलो बोलो। जी सर, ये सब तो आप बात अच्छा बोले सर, लेकिन एक चीज बोलना था सर, एनसीईआरटी को पढ़े कि नहीं पढ़े सर? अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी। जितना हाँ आप अगर पढ़ा तुम्हारा रहे जितना हाँ पढ़ा रहे जितना सर, पढ़ा रहे हैं उतना में बोर्ड्स उतना भी कवर हो काफी है, जाएगा ना? एकदम बोर्ड कवर हो जाएगा। बस क्या करना, जब इसमें एग्जाम होना होगा ना, जी उस जी। एग्जाम के 1 महीने पहले से एनसीईआरटी का रीडिंग मारना शुरू करना। बात समझ में आया?
ट्वेल्थ सर, तो ट्वेल्थ में पहुंचेंगे तो सर दोनों चीज का प्रेशर रहेगा सर, तो उसको उसके लिए अरे कुछ पहले। भैया फिर चिंताओं में क्यों घिरे हो? तुम दुनिया के पहले इंसान हो क्या जो आईटी की तैयारी कर रहे हो? और ना ही तुम आखिरी हो। क्यों चिंता करता है जी इतना रे पगले? कैसे जिएगा तुम लोग? इतना चिंता है सर पे रखे हुए हैं यार तुम लोग। हट पगले। थोड़ा आ जाता है सर अचानक से, क्या अरे मत सोच। देख भूतकाल में क्या हुआ ये सोच करके अपने आप को तुम तकलीफ दे सकते हो, लेकिन बदल सकते हो क्या? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं ना। भविष्य में क्या होने वाला है ये सोच के तुम्हें चिंता हो सकती है, लेकिन बदल सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं। अभी तुम क्या जो आज कर रहे हो ना वो तुम चेंज कर सकते हो। अभी तुम जो कर रहे हो तुम ये करने का मन नहीं किया तो वो कर सकते हो, ये कर सकते हो तुम। तो जो तेरे जी सर। बस में उस पर काम करना बेटा। क्यों फालतू का टेंशन लेता है बेटा? है ना। बार बार सिखाता तुम लोग को, जो अभी चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक इसको नहीं जियोगे है ना तो भूतकाल खराब होगा ही होगा, भविष्य काल भी खराब हो जाएगा। मत सोचो एकदम, एकदम मत सोचो। है ना। तुम्हारे सामने अच्छी चीजें बुरी चीजें हर बार आएंगी, हर बार आएंगी, पूरे जीवन काल में आएंगी। तुम्हारे सामने गलत और सही चीज पूरे जीवन काल में आती रहेंगी हमेशा। हर बार तुम्हें सही चीज को चुनना होगा। है ना। जब भी तुम लोग का चैट देखता हूँ और तुम्हारे चैट में बहुत सारी फालतू बात लिखी होती है, लेकिन नहीं देखता उसको मैं। सर वो सब नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं जनरली। हाँ नहीं देखता उनको मैं, क्यों देखूं उनको? सिंपल सी बात, नहीं चाहिए मुझे वो। यस सर। जो मुझे चाहिए वो देखूंगा ना मैं। बोलो है कि जी नहीं? सर सही। और तुम्हारे जी जीवन में जी ये समस्या आती रहेंगी जब तक ये आदत डालोगे ना बेटा कि बुरी चीज से नजर हटाओ, जो तुम्हें परेशान करे, जो तुम्हें तंग करे, वहां से हट जाओ। है ना। सिंपल। मत सर। सोचो उल्टा पुल्टा बातें बेटा। अभी इतने छोटे बच्चे थैंक हो यू। तुम। हाँ जीवन में इतना टेंशन लेगा तो कैसे जिएगा बताओ तो? ये मान बेटा, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो तेरा जीवन है और वर्तमान है, बस इसको जी, काफी है। वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना सर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत नहीं, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट को जियो। ग्रेट वर्ड्स बाय ओपी सर, ग्रेट वर्ड्स बाय ओपी सर। हाँ थैंक यू बच्चा। अब पढ़ तो अच्छे से। देख थैंक यू सर सो मच। रेडियस ऑफ गायरेशन। देख बच्चा, अब आ जाए अगला टॉपिक हमारा, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है बच्चा। तो देख तो बच्चा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ना। तो पहली बात तो समझे बेटा हम लोग कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ना बेटा, है ना, ये एक पैरामीटर है ना। क्या? जिसको देखा सुना नहीं जा सकता, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। पहली बात समझ ले, रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा साइज है, एक ऐसी दूरी है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, सबने इसको कैलकुलेट किया बस। जैसे कि देखो बेटा, जैसे कि मान लो अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि इमेजिन करो कुछ इस तरह से कि तुम्हारे सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारे सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो बेटा। जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में लंबाई चौड़ाई दिख रही है बच्चा? लंबाई चौड़ाई दिख रही है? बोलो राइट। ठीक। अब मैं कहूं बच्चा ये एक बॉडी देखो, एक बॉडी में लंबाई चौड़ाई मोटाई दिखती है ना बच्चा। ये सब क्या है? बॉडी के डायमेंशंस है, बॉडी के शेप और साइज है ना बेटा। लेकिन बताओ क्या इसमें सेंटर ऑफ मास दिखता है बच्चा? इसका सेंटर ऑफ मास दिखता है कहाँ है? जल्दी बोलो। नहीं ना। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की चीज है, देखने की चीज नहीं है, सोचने की चीज है, इमेजिन करने की चीज है ना। बिल्कुल वैसे ही रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या है बेटा? एक इमेजनरी पैरामीटर है। समझा बच्चा? है ना। ठीक है। वैसे ही देख बेटा, देख बच्चा, मान लिया जाए कि अगर तेरे पास कोई भी एक बॉडी हो, तेरे पास कोई भी एक बॉडी हो बच्चा, है ना। इस बॉडी को अगर किसी खास एक्सिस के अबाउट ऐसे मैं घुमाऊं, है ना बेटा, किसी खास एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ऐसे घुमाऊं बेटा, है ना। तो इमेजिन करो इसका कुछ ना कुछ मास होगा बच्चा, है ना, इसका कुछ ना कुछ साइज होगा, तो इसका कुछ ना कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना बेटा। बोल, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, चाहे स्फीयर होगा, चाहे क्यूबॉइड होगा, चाहे कुछ भी होगा। बोलो बच्चा। ठीक है। अगर मैं कहूं कि जितना बड़ा बॉडी ये है बेटा, जितने मास का बॉडी ये है ना, उतने ही मास का एक रिंग सोचो, उतने ही मास का एक रिंग सोचो, है ना। तो कैसे कहोगे? रिंग ऐसा हो जाएगा। बोलो।
ठीक है बच्चा, उतने ही मास का एक रिंग सोचो तो ये हो जाएगा रिंग, इसका मास m तो इसका मास भी m, है ना बेटा, इसका मास m तो इसका मास भी m, ठीक। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और ये वाला बॉडी ऐसे घूमेगा बेटा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I, है ना, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, है ना बेटा, दोनों का सेम मास, दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका जो रेडियस होगा बच्चा, है ना, वो इसके रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर होगा, ठीक है, बात समझे, इसका जो रेडियस होगा वो इस बॉडी के रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर होगा, समझे बेटा, यही है रेडियस ऑफ गायरेशन की परिभाषा, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में सुनो, भाषा में सुनो, ठीक, हम कहेंगे बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एन इमेजिनरी रिंग ऑफ सेम मास एंड सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे बच्चा, अगर किसी बॉडी को पिघला करके, बॉडी को पिघला करके अगर एक रिंग बनाए, है ना बेटा, एक बॉडी को पिघला करके ऐसा रिंग बनाए जिसका की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले बॉडी के बराबर हो, है ना, तो उस रेडियस का जो उस रिंग का जो रेडियस आएगा वो इस वाले बॉडी का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा, समझ गया बच्चा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। इसको भाषा में लिख दे रहा हूं मैं, देखो क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एन इमेजिनरी रिंग, है ना बेटा, रेडियस ऑफ एन इमेजिनरी रिंग, ठीक है बच्चा, ऑफ सेम मास एंड सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कब, तो कहेंगे रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, समझा बच्चा, ठीक है। तो देख बेटा इसका हमारा क्या हुआ, तो बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और इसका कितना, तो अगर इसका रेडियस हमारा है k, है ना बेटा, तो I बराबर mk², इसका मतलब k बराबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I बाई m, ठीक है बच्चा, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट I बाई m, ठीक, ध्यान दे, क्या बेटा बताओ, इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा, बोल तो, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको बोल सकते हैं बेटा 1 बाई m, और I को इंटीग्रेशन ऑफ dm r², बोलो बच्चा, बोल सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dm r² बोलते हैं ना, ठीक है। अच्छा अब इसको छोड़ो, मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला याद है बच्चा, 1 बाई m इंटीग्रेशन ऑफ r dm, बोलो बेटा, है ना, बताओ ये क्या था, ये क्या था बच्चा, ये था सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल मीनिंग क्या बताया थे, हम याद करो, कहा था ना बेटा, आर का एवरेज, वो किसका एवरेज है बच्चा, वो आर का एवरेज है ना बेटा, बोल, वो आर का एवरेज है ना बेटा, तो अब उसको देखो और इसको देखो, कहोगे वहां जो r² है वो यहाँ पे r² है, जो वहां पे r है वो यहाँ पे r² है, मतलब वो था बच्चा r का एवरेज, ये है r² का एवरेज, बोलो, है ना, क्या बोलेंगे, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r² का एवरेज, r² का एवरेज, r² के एवरेज का मतलब क्या हो गया, RMS, RMS समझते हो, RMS होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है बच्चा, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, तो क्या कहेंगे, अब समझ में आया कॉन्सेप्ट, अब समझ में आया बेटा कि के क्या है, तो कहेंगे इज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर,
डिस्टेंस ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना बच्चा। अब हमको इसका मैथमेटिकल सेंस समझ में आया कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो कहेगा रूट मीन स्क्वायर, है ना बेटा। रूट मीन स्क्वायर किस चीज का, तो कहोगे मास जो चारों तरफ फैला हुआ है, मास जो किसी एक्सिस के चारों तरफ फैला हुआ है, तो सबका अलग अलग आर है ना बेटा। उस आर का जो रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है वही हमारा है रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आया बेटा, ठीक है। फिर सुनो, मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज, है ना बच्चा। मीन मतलब एवरेज। एवरेज निकालने के दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। कितने तरीके हैं, अनंत। राज तुम्हारी बात समझ गया बेटा मैं, है ना। अब बाबा मत लिखो प्लीज, ठीक है। और देख बच्चा, देखो बच्चा, मीन निकालने के बेटा बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जैसे कि अरिथमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, जानते हो ना बच्चा। अरिथमेट्रिक मीन a प्लस बी डिवाइड बाई 2, है ना बेटा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, पढ़ चुके हो तुम। हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी, बोलो बच्चा, पढ़ चुके होने चाहिए ये सब। लेकिन बताओ दुनिया में क्या यही 3 होते हैं सीरीज, या इनके अलावा बहुत सारे होते हैं, बोलो बच्चा। दुनिया में सीरीज तो बहुत सारे हैं, तो हर किसी का बेटा मीन निकालने का तरीका अलग अलग है ना बेटा, बोल, है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला में भी एक मीन था, है ना, लेकिन वो कैसा था, वो बेटा क्या, लीनियर वेरिएशन, है ना बेटा। और ये कैसा है, तो कहेंगे पैराबोलिक वेरिएशन, आर स्क्वायर है बच्चा, ये पैराबोलिक वेरिएशन का एवरेज है, ठीक है। लेकिन दुनिया में किसी भी तरीके से मीन निकाला जाए, है ना बेटा, दुनिया में किसी भी तरीके से मीन निकाला जाए, है ना बेटा, हर बार मीन का एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या, कि मिनिमम से बड़ा आना चाहिए और मैक्सिमम से छोटा आना चाहिए, है ना बेटा। दुनिया में हर मीन, हर एवरेजिंग का एक ही सेंस है, मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा, है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो, मुझे बताओ एक बात, जैसे मान लो कोई बैट्समैन है बच्चा, है ना, ये बैट्समैन 100 मैचेस खेल चुका है, ठीक है ना, ठीक। और इसके 100 मैचेस का जो एवरेज है बच्चा, ये 50 रन पर मैच है, कितना है, 50 रन्स पर मैच, ठीक है। अब सोचो कि मान लो आज वाले मैच में अगर वो 0 पे आउट हो गया, है ना, तो बताओ उसका एवरेज वैल्यू घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बोलो बोलो, जल्दी बताओ। अगर आज वो 0 पे आउट हो जाएगा तो एवरेज वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, लेसन, घट जाएगा, बिल्कुल सही कहा, है ना। और मान लो अगर आज मार दे वो 100 रन तो क्या होगा, अगर आज मार दे वो 100 रन तो क्या होगा, एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलो फिर से बोलता हूं मैं, टोटल कितने मैच खेले उसने, 100 मैच, 50 रन उसका एवरेज है ना बच्चा। अब सोचो, मान लो उसमें से एक ऐसा मैच है जिसमें उसने सबसे हाईएस्ट रन बनाए थे, है ना, ठीक है, 200 रन, ठीक है। उस 200 रन वाले मैच को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो अब बताओ उसका एवरेज वैल्यू घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बोलो बेटा, बोलो बोलो, घट जाएगा, बिल्कुल सही बेटा। अब मुझे बताओ अगर हम उस एक मैच को कैंसिल कर दें जिस मैच में वो 0 पे आउट हुआ था, उसको हटा दें, तो क्या होगा, एवरेज बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा। हायर वैल्यू को हटाओगे तो एवरेज घटेगा, लोअर वैल्यू को हटाओगे तो एवरेज बढ़ेगा, बस ये कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है। ये भी तो एवरेज है बच्चा, ये भी तो एवरेज क्या है, ये क्या एवरेज है, रूट मीन स्क्वायर, है ना। लिख फटाफट, अर्नव बोलो। गुड इवनिंग सर। सर आपसे Good बात evening. करनी थी सर, फोन पे कितने बजे बात कर सकते हैं? तुम मुझे कॉल करो 6 बजे के बाद, 6 बजे तक क्लास है लगातार मेरी, 6:15 तक, ठीक है। सर 6:30 बजे करें? करो, ठीक सर, थैंक यू। ओके।
भाई राज तेरी बात पढ़ ली मैंने बच्चा। देखिए बाकी सबको सुनाता हूँ। राज लिखा है मेरे बारे में, अच्छी बातें लिखा है बहुत। लिखा है सर आप बहुत बेकार पढ़ाते हो। अरे पढ़ने दे पूरा, रुक रुक। लो पढ़ने नहीं दिया लोगों ने, हटा दिया। हाँ मिल गया फिर, थैंक यू दोबारा भेज दिया। वो बहुत बेकार पढ़ाते हो, आपको शायद फिजिक्स नहीं आता या आप पढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है बात तेरी मान ली बेटा मैंने, लेकिन क्या करूं बेटा, धंधा है ना, एक बिजनेस है ना बेटा। बेटा पढ़ाता हूं मैं, क्या करूं, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो पेट कैसे चलेगा मेरा। अपने पेट चलाने के लिए पढ़ाता हूं बेटा। मिल गया जवाब। अब प्लीज मत लिखना प्लीज, है ना। अब चलो पढ़ाई करो। पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्यों निकालूं उसको भाई, क्यों निकालूं? बिल्कुल निकालूंगा नहीं उसको मैं। जो उसके मन में आया सही बताया उसने मुझे। जो उसके मन में आया, उसने पैसे दिए हैं, पेमेंट किया, तो उसके पढ़ने का अधिकार है कि नहीं। उसको नहीं पसंद आया तो बोलने का भी उसको अधिकार है। आकाशदीप बोलो बच्चा। हाँ डिस्कस करेंगे बच्चा, डिस्कस करेंगे डिस्कस। आकाशदीप बोलो। सर रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में नहीं आया है, शॉर्टली। अरे बच्चा देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में आया ना, क्या है देखो तो, k इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो कोई चारों तरफ मास फैला हो बेटा, है ना। तो मास जैसे मान लो 10 किलोग्राम मास सोचो, है ना। तो एक एक ग्राम को उसमें कितने सारे मास होंगे सोचो, बहुत सारे मास होंगे ना। यस। अब सोच के देख बेटा, एक्सिस से चारों तरफ कोई मास 1 सेंटीमीटर पे होगा, कोई 2 सेंटीमीटर पे होगा, कोई 4 सेंटीमीटर पे होगा ना। यस सर। तो अब सोचो बेटा, उन चारों तरफ के जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब का एवरेज निकालना चाहें अगर, तो कोई न कोई वैल्यू आएगी ना। यस सर। है ना। अब बात है कि एवरेज कैसे निकालेंगे, है ना। एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो अगर एवरेज निकालने का तरीका ये होगा, है ना, तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। और अगर एवरेज निकालने का तरीका ये होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। समझ। क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। संयम बोलो। हेलो सर। सर हाँ, बोलो आपने बेटा। जो वो क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था उससे आगे आपने हाँ और बेटा। कितना कराया सर? मेरा नेट लूज हो गया था। नहीं क्यूब वाला क्वेश्चन के बाद कोई क्वेश्चन नहीं करा, फिर इसी पे आ गए हम। ओके सर, मतलब यही अगला टॉपिक है ना? हाँ हाँ थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू। आशय स्लो मूव कर रहा है यार। हाँ आशय बोलो। सर ये जो आपने डेफिनेशन में इमेजिनरी रिंग लिखी है, तो उसके हाँ अलावा बच्चा। क्या और कुछ हो सकता है क्या? नहीं बेटा ये तो डिफिनेशन इसका हमारा है ना। ये तो रिंग जैसा मानू, तो अगर तुम पॉइंट मास मान सकते हो रिंग के बजाय, तुम पॉइंट मास मान सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। थैंक यू सर। हर्ष बोलो बच्चा। सर ये रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए कौन सा फार्मूला लोग मेनली यूज करेंगे न्यूमेरिकल में? ओके सर। आयुष। हेलो। हाँ बोलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो बच्चा। सर एक सर क्वेश्चन था सर, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है सर, आप बताएंगे? अगर मुझे आएगा तो बता दूंगा, बोलो। सर मैं बोल रहा था सर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सी मतलब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो सर उसका मास कैसे बढ़ जाता है? देख बच्चा, अगर उनसे पूछे कि व्हाट इज मास तो क्या बोलोगे? सर मास इज कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक कंटेंट क्या है? सर मैटर। मैटर क्या है? सर सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में अल्टीमेटली घूमते फिरते कहाँ पहुंचोगे? एटम पहुंचोगे। हाँ एटम पहुंचेंगे, सही बात। एटम से जाओगे तो कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचोगे, प्रोटॉन पहुंचोगे, बोलो बेटा ऐसे बोलोगे ना। हाँ सर। फिर क्वार्क में आओगे, है ना, ठीक। फिर मैटर जानोगे, एंटी मैटर जानोगे, हाँ सर। है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होता है,
एंटी पार्टिकल्स। क्या है बच्चा है सब? एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल्स है ना। अब सोचो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं ना बच्चा, जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ये दोनों गायब हो जाते हैं, समझा, और पूरी पूरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि मास एनर्जी में कन्वर्टिबल है। जी सर। हाँ सर, बोलो है सही ना। सर। ठीक, हाँ सर। अब बस जो अगर कोई बॉडी की रफ्तार बढ़ती गई है ना हाँ, बेटा, हाँ। इसका मतलब उसका एनर्जी बढ़ता गया। हाँ सर। एनर्जी बढ़ता गया इसलिए मास ही बढ़ता गया। समझ में आई बात? हाँ सर। मास इज सिंपली अ प्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। दुनिया में अल्टीमेट चीज क्या है? मास, सॉरी अल्टीमेट चीज क्या है? एनर्जी, है ना बच्चा। यस सर। थैंक यू सर। चल अब डिस्कस करें होमवर्क। होमवर्क क्या दिया हुआ था बोलो, कोई बताओ होमवर्क क्या दिया हुआ था? साथ सेंटर ऑफ मास में दिया हुआ था कुछ। बोलो बेटा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 दिया था सेंटर ऑफ मास में। अच्छा हमने क्या एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कर रहे थे ना हम लोग, खत्म हो गया था वो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 हो गया था बच्चा। अच्छा 2 पार्ट 4 बचा हुआ था, 2 पार्ट 4 3 पार्ट 2। ओके ओके डन। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 एंड 3 पार्ट 1 अभी करेंगे डिस्कस। निकलो बच्चा। निकालो सेंटर ऑफ मास चैप्टर। सेंटर ऑफ मास चैप्टर में एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। पढ़ लिया मैंने बेटा। आई नो व्हाट आई एम, लेकिन ये बच्चा अगर चीजें बार बार लिख रहा है ना, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उस पर देखें बार बार, और जब देखेंगे तो कमेंट करेंगे ना बेटा। तो वो लड़का बार बार लिख रहा था, कम से कम तो 100-150 बार लिख चुका था, और उसके लिखने की वजह से बाकी कोई पॉइंट मैसेज नहीं पढ़ पा रहे थे हम। जब मैंने उसको बोल दिया तो फिर लिखना बंद कर दिया वो। अब पता नहीं वो चला गया कि है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया तो संतुष्टि मिल गई उसको कि हाँ मैंने ऐसा लिखा है ना, उसने पढ़ लिया, मतलब उसको लग गया कि उसका मैसेज मेरे तक पहुंच गया, फिर सेटिस्फाई हो गया बच्चा। चलो निकालो सेंटर ऑफ मास। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 निकाला जाए बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कहां गया, कहां गया, मिल गया। बोलो बच्चा। कॉम्प्रिहेंशन 1 हो गया सबका? कॉम्प्रिहेंशन 1 नहीं पूछना, कॉम्प्रिहेंशन 2 पूछना है प्रशांत मिश्रा को। चलो बताते हैं बेटा, देखो कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 2 देखा जाए, कॉम्प्रिहेंशन 2 देखा जाए बेटा। कहता है सवाल में, अच्छा 1 भी चाहिए, ठीक है चलो पहले 1 देखो कॉम्प्रिहेंशन बेटा। कॉम्प्रिहेंशन 1 कहता है कि द इंक्लाइन सरफेस ऑफ 2 मूवेबल वेजेस of same mass m equal to 2 kg are smoothly placed just in contact with each other and placed on a horizontal plane as shown in the figure. A small block of mass 1 kg slides down on the left face from a height h equal to 9 meter. कहता है बेटा neglect the friction and both wedges can move independently. मान लो दोनों वेज जो है बेटा वो अलग अलग मूव कर सकता है, ठीक है। तो देख बच्चा ये हमारा कोई बॉडी है, ये हमारा कोई मास है बच्चा, ये 9 मीटर है ना। अब ये हमारा दूसरा बेटा है, ये दोनों अलग अलग है बेटा। ये भी हमारा 9 मीटर है, ये मास 1 किलोग्राम बेटा, और ये मास 2 किलोग्राम, और ये मास 2 किलोग्राम, ठीक है बच्चा। अब कहता है पहला सवाल कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट वेज व्हेन ब्लॉक लीव्स द वेज, ठीक है बच्चा। चल देख, अगर इसको मैं ए मान लूं और इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, है ना बेटा। अब मैं कहूं फॉर ए प्लस बी के लिए, तो देख बेटा इस कंडीशन से जब हमने इस मास को छोड़ा है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाला वेज से ये मास अलग हो जाएगा बेटा। बोलो एकदम नीचे में अभी आएगा,
तो इसकी ऐसे वेलोसिटी स्मॉल v और इसकी ऐसे वेलोसिटी मैंने मान ली कैपिटल V, है ना बेटा। यहाँ देख बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो पहले कितना मोमेंटम 0, बाद में कितना, तो कहेंगे 1 kg का वेलोसिटी v हो गया बेटा और 2 kg का कैपिटल V हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से यहां देखो बच्चा, क्या कहोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ और सिस्टम काइनेटिक एनर्जी गेन किया। तो बेटा लॉस कितना हुआ, 1 into g into 9 और गेन कितना किया, हाफ into 1 is to v स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस इसका कितना बेटा, हाफ into 2 into कैपिटल V स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, है ना बेटा। तो 1 और 2 सॉल्व कर लो, स्मॉल v निकाल लो और कैपिटल V निकाल लो। ठीक है बच्चा। अब देखो अगला सवाल, अगला कहता है एट व्हाट मैक्सिमम हाइट विल द ब्लॉक राइज अलोंग द राइट वेज। अब ये ब्लॉक यहां से उतरेगा बेटा तो इसके ऊपर चढ़ेगा, तो इसमें कहां तक जा पाएगा, देखते हैं बच्चा। अब देखो बेटा, हम ये मानते हैं कि तुम v निकाल चुके हो, जब v तुम निकाल लिया तो कैसा कंडीशन हो गया बेटा, अब ये इधर जा रहा है बेटा v स्पीड से और ये ऐसे जा रहा है बच्चा, है ना। इसका इसके ऊपर चढ़ेगा बेटा, जब इसके ऊपर चढ़ेगा, है ना, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मान लो v1 और इसकी वेलोसिटी v1 बोलो बेटा। अगर वो मैक्सिमम हाइट पे आ चुका है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा ना बेटा। अब यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्व कर लो, पहले का मोमेंटम 1 into v, बाद का मोमेंटम 1 + 2 into v1, है ना बेटा। और मान लो कि हमारा h हाइट चला गया, तो क्या बोलेंगे बेटा, जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया। तो लॉस कितना हुआ, पहले कितना था काइनेटिक एनर्जी, हाफ into 1 into v स्क्वायर, बाद में कितना बेटा, हाफ into 1 + 2 into v1 स्क्वायर, इनिशियल माइनस फाइनल बराबर 1 into g into h। h निकल गया बेटा, सॉल्व कर लो, h निकल गया। अब देखो बेटा तीसरा पार्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ राइट वेज व्हेन स्मॉलर ब्लॉक एट द मैक्सिमम हाइट, निकाल चुके हो। थर्ड में पूछा गया बेटा v1, जो निकाल चुके हो तुम। अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन 2 में, देख बेटा कॉम्प्रिहेंशन 2 कहता है 2 ब्लॉक ऑफ इक्वल मास m are connected by an unsteady spring and the system is kept at rest on a frictionless horizontal surface. A constant force F is applied on the first block, pulling it away from the other as shown in the figure. ठीक है बेटा, तो पहला सवाल है then the displacement of the center of mass, displacement of center of mass in time t is, देख दो बच्चा, देखो बच्चा कॉम्प्रिहेंशन 2, देख बेटा क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक मास m मान ले बेटा, यहां से कि स्प्रिंग जोड़ो, एक और मास लो, इस पे फोर्स F लगाओ, ठीक है। इसका बच्चा स्प्रिंग कांस्टेंट K, है ना। अब कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टाइम t कितना होगा, है ना बेटा। तो देखो तो तुम पहले वाले सवाल की बात करो और तुम पढ़े हो ना बेटा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। तो इन दोनों सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो यही ना हो गया बेटा, और टोटल मास m 2m हो गया, बोलो टोटल मास हमारा 2m हो गया, है ना। और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, तो बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हो गया F/2m, तो टाइम t में कितना मूव कर जाएगा, तो बोलेंगे हाफ ACM into t स्क्वायर। इसका मतलब बच्चा Ft²/4m इतना मूव कर लेगा, है ना बेटा। अब देखो कहता है सवाल में दूसरा सवाल, इफ द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज x0 इन टाइम t, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइट ब्लॉक एट द इंस्टेंट इज। अब दोनों ब्लॉक का निकाला डिस्प्लेसमेंट, देखो बच्चा इसकी लंबाई अभी L मान लो, है ना। थोड़ी देर बाद ये मास यहाँ पहुंच गया बेटा,
देखो बेटा, थोड़ी देर बाद ये मास यहाँ पहुंच गया, है ना, और स्प्रिंग की लंबाई जो पहले L थी ये हो गई L प्लस एक्स नॉट, है ना बेटा। ठीक, तो अब बताओ ये वाला मास तो यहां से यहाँ गया ना बेटा, है ना, और देखो ये वाला मास जो है वो यहां से यहाँ गया, तो बताओ बच्चा दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग होना चाहिए? दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम या अलग? स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई है बेटा, बोलो बोलो बेटा। अगर ये सेम होता तो क्या स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती? नहीं ना। अगर स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई इसका मतलब ये ज्यादा मूव कर गया और ये कम मूव किया, है ना बेटा, है ना। और कितना ज्यादा मूव किया? जितनी लंबाई बढ़ी है। इसका मतलब बच्चा x2 माइनस x1 बराबर x नॉट, बोलो बेटा, है ना, ये ज्यादा मूव कर गया, है ना बच्चा। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया? सेंटर ऑफ मास तो इतने ही मूव किया ना, बोलो बेटा, है कि नहीं। तो क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो तुम लिखे हो ST वो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। इसका मतलब बच्चा x1 प्लस x2 बराबर, यहां से 2 यहां भेज दो, यहां डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा f2 स्क्वायर बाई 2m। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके x1 और x2 निकाल लो बच्चा। आगे बोलो, थर्ड कॉम्प्रेशन हो गया बेटा। थर्ड नहीं पूछना किसी को? पवन को बात करनी है कुछ, बोलो पवन। पवन नहीं पूछना किसी को, चलो आगे चलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 निकालो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, बोलो बेटा 1 से 5। 1 से 5 क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है। देखो 3 नंबर में 3 कहता है बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in x direction with a speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in the y direction with speed v. If collision is perfectly elastic, percentage loss in the energy during collision is close to। देख बच्चा, एक पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल ऑफ मास m इधर मूव कर रहा है बेटा v स्पीड से, है ना, नहीं 2v से जा रहा है बेटा, 2v से ये जा रहा है बच्चा 2v से। हिट बाय द पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन y डायरेक्शन। दूसरा पार्टिकल 2m मास का ये y में जा रहा है स्पीड v से। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दोनों चिपक गया बेटा, दोनों चिपक गया, तब कितनी हो गई मास? 3m हो गई। मान ले बेटा ऐसे वेलोसिटी इसकी v डैश वेक्टर, है ना, तब देख बेटा दोनों का डायरेक्शन अलग है ना, तो मोमेंटम कंजर्व कर लो। पहले का मोमेंटम m इंटू 2v आई कैप प्लस 2m इंटू v जे कैप बराबर 3m इंटू v डैश वेक्टर होगा बच्चा। ठीक है, तो बोल बेटा, हाँ बता दूंगा, फर्स्ट बता दूंगा, पहले इसको देख लो बच्चा। v डैश वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? ये हो जाएगा 2/3 ऑफ v ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। इसका मतलब बेटा v डैश का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 2√2/v, है ना बच्चा। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा गया बेटा परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। देख दो तो क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है बेटा? हाफ m 2v का स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v स्क्वायर, और फाइनली क्या है बच्चा? हाफ m प्लस 2m इंटू v डैश का स्क्वायर, है ना बेटा, है ना। हमसे पूछा गया है परसेंटेज लॉस, इसका मतलब बेटा डेल्टा के लॉस, लॉस कितना बोलोगे? इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100। ठीक है बच्चा,
आगे चलो, एक नंबर देखो बेटा, एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है देखो बेटा, स्टेटमेंट 1, 2 particles moving in the same direction do not lose all their energy in a completely elastic collision। कहता है बेटा दो पार्टिकल हो जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, ठीक है, डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन कंप्लीटली, बोलते बेटा, कहता है एक पार्टी के लिए और एक पार्टी के लिए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना बेटा, और अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किए तब भी तो मोमेंटम कंजर्व होगा ना बेटा, है ना। मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होना चाहिए बेटा। तो कुछ सोच के देखो, क्या इस बॉडी को तुम रेस्ट मान सकते हो? नहीं ना। अगर रेस्ट मान लोगे बेटा तो क्या मोमेंटम कंजर्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को लॉस नहीं किया, है ना बेटा। तो सही बोल रहा है ना हमारा, बोलो ये स्टेटमेंट 1 सही है ना कि पूरा एनर्जी लॉस नहीं कर सकता। अब देखो स्टेटमेंट 2 में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ कोलिजन, सही है बच्चा। तो ये स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है और सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा 5 और 6 पूछा है किसी ने, नयन ने पूछा है। देखो बेटा 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा इट इज फाउंड दैट इफ ए न्यूट्रॉन सफर्स एन इलास्टिक कोलिजन विद ड्यूटेरियम एट रेस्ट, फ्रैक्शनल लॉस of kinetic energy is Pd, while its similar collision with carbon nucleus at rest, fractional loss of energy is Pc. The value of Pd and Pc are respectively, देख बच्चा कहता है अगर मान लो एक प्रोटॉन बेटा, प्रोटॉन का मास मैंने मान लिया m, ठीक, सफर इलास्टिक कोलिजन विद ड्यूटेरियम, मान लो दूसरे कोई मास से टकराया, ठीक बच्चा, इसका मैंने मान लिया मास कैपिटल एन, है ना, और कैसा कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फ्रैक्शनल लॉस इन इट्स एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी में लॉस। देख बच्चा, तो मान ले इसकी हमारी u स्पीड है, टकराया इलास्टिक कोलिजन में, है ना बेटा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ऐसे हो गई v1 और इसकी ऐसे हो गई v2। तो देखते बेटा v1 क्या होगा, ये होगा VCM माइनस E इंटू एम, ई m2 ना बेटा, ई m2 इंटू u1 माइनस u2 बाई m1 प्लस m2, है ना बेटा। VCM कितना हो जाएगा, VCM हो जाएगा m इंटू u प्लस m इंटू v डिवाइड बाई m प्लस m। E का वैल्यू बेटा 1 दिया है, इसका मतलब हो गया m माइनस एम बाई एम प्लस एम इंटू यू, बोल बेटा होगा, ठीक है बच्चा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना लिखोगे, तो कहोगे काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ इसका, तो हाफ एम यू स्क्वायर पहले काइनेटिक एनर्जी माइनस बाद की काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम v1 स्क्वायर, सिस्टम का नहीं सिर्फ एक का, इज इक्वल टू हाफ एम u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर माइनस ऑफ इसका m माइनस m बाई m प्लस m का स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर होगा बेटा। इसमें से हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया बेटा, है ना, क्या बचा 1 माइनस m माइनस m बाई m प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। देख क्या आ जाएगा ये, तो देख बेटा ये हो गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के अपॉन के कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाई m प्लस m का स्क्वायर, ठीक है बच्चा,
है ना। अब देखो बेटा, अगर कहते हो कि ये ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस था, अगर कहते हो बेटा कि विथ ड्यूटेरियम था बेटा, है ना, तो कैपिटल एम जो होगा ड्यूटेरियम का मास प्रोटॉन के मास का 2 गुना होता है बेटा, है ना। तो पुट करो डेल्टा के बाई के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एम, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर बाई m प्लस m, ये हो जाएगा 9। इसका मतलब बच्चा ये आया 8/9, ये आया बेटा 8/9, है ना। अब कहते हो बेटा विथ कार्बन, तो कार्बन का मास जो होगा बच्चा वो कैपिटल M इक्वल टू होगा 12m। कार्बन का मास 12 गुना होता है ना बेटा, 12 पुट कर लो, कितना हो जाएगा, तो कहोगे डेल्टा के बाई के इक्वल टू 4 इंटू 12 m स्क्वायर डिवाइड बाई 13, 169 m स्क्वायर, ये हो गया 48/169। देख लो बच्चा कौन सा ऑप्शन, 8/9 कितना होगा, 0.9 अप्रोक्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला होगा बेटा आंसर, ठीक है। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बच्चा फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल का मतलब चेंज बाय इनिशियल, ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो बेटा 6 नंबर में कहता है द मास ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज इतना और 10⁻23 मोलिकुलर स्ट्राइक पर सेकेंड on a fixed area of area 2 centimeter square at an angle 45 degree to the normal and rebound elastically with a speed of 10⁻3 meter per second। तो प्रेशर हमारा क्या होगा, देख बच्चा, तो प्रेशर होगा हमारा फोर्स बाय एरिया। तो देख बेटा ऐसे मोलिकुल आए और ऐसे निकल गए, है ना बेटा। रिबाउंड इलास्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 10⁻3 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चा। देखो तो मान लो अगर हम किसी एक मोलिकुल की बात करें, फॉर 1 मोलिकुल, तो क्या बोलेगा बेटा, फॉर 1 मोलिकुल ऐसे आया ऐसे निकल गया। तो देख बेटा इस कॉलिजन में इस वेलोसिटी में ऐसा कंपोनेंट और ऐसा कंपोनेंट, और देख बेटा इस वाली वेलोसिटी में ऐसा कंपोनेंट और ऐसा कंपोनेंट। तो देखो तो बेटा ये चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, एक्स में या वाई में, चेंज किस डायरेक्शन में हुआ बच्चा, एक्स में या वाई में, बोलो बोलो। देखो वाई में दोनों सेम ही ना है बेटा, वाई में दोनों सेम ही ना है, बोलो। एक्स में चेंज हुआ है बेटा, बोलो, डायरेक्शन चेंज हो गया और एंगल तुम्हें दिया है 45 डिग्री और इसको यू मान लो, तो क्या हुआ, डेल्टा पी बराबर ये मोमेंटम हो गया बेटा m इंटू यू बाई √2, बोलो बेटा एम यू बाई √2 cos 45 है ना। अब देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया इसका मतलब चेंज डबल हो गया, बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा अगर कहता है एक मॉलिक्यूल से इतना, है ना, और सवाल में कितना कहा है बच्चा, देखो तो अब सवाल में कहा है बेटा कि n मोलिकुल स्ट्राइक पर सेकेंड, इसका मतलब बेटा इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज, तो डेल्टा पी इक्वल टू ये mu बाई √2 इंटू 2 इंटू n, बोलो बच्चा, है ना, 1 सेकेंड में इतना मोमेंटम चेंज किया, है ना। इसका मतलब बच्चा यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समझे। 1 सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज करता है वही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बेटा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो हमारा होता है बेटा फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। फोर्स तुम्हें निकल गया, एरिया तुमको दिया है, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो बच्चा टाइम खत्म हो गया, इतना ही आज के लिए। आगे का होमवर्क वही दे रहा हूं, सेंटर ऑफ मास एक्सरसाइज 3 पार्ट 1
पार्ट 2 ये कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 1 से 10 सवाल करने हैं, ठीक है। 10 नहीं, कम कर देता हूं, 5 कर देता हूं, ठीक है। ठीक बच्चा, इतना ही होमवर्क, चलो बाय, हैव ए गुड डे बच्चा, अच्छे से पढ़ाई करो। एक आध दिन लगानी पड़ेगी एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग डिस्कस करने के लिए, पेंडिंग बहुत ज्यादा हो गया हम लोग का।